Good morning, dear students. Myself, Dr. Rajaram, Assistant Professor, Chemistry, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। हम लोग मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों ने वीबीटी की एप्लीकेशंस पढ़ी, वीबीटी में क्या होता है वो देखा। उसके बाद हम लोग सीएफटी पढ़ रहे हैं। सीएफटी कल हम लोगों ने सीएफटी में देखा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने डी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर देखी थी कि डी ऑर्बिटल, जो 5 डी ऑर्बिटल है वो कौन कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ रहते हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। जैसा कि नाम से पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड है वो डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करेगा, 2 या 2 से अधिक भागों में उसको तोड़ेगा, स्प्लिट करेगा। और ये जो पार्ट होते हैं ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी होते हैं। अकॉर्डिंग टू एनर्जी। अब हम ये जानते हैं कि जिसकी ऊर्जा कम होती है वो ज़्यादा स्थायी होता है, और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है वो कम स्थायी होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी होती है। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। और ये जो स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग ये अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री होती है। किसके अनुसार होती है? ज्योमेट्री के अनुसार। जैसे ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहाइड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, इन सब में अलग अलग स्प्लिटिंग होती है। ज्योमेट्री कैसी है, फिर उसमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसी हुई, यह सब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डियर स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं डी ऑर्बिटल 7 5 ऑर्बिटल ऑल आर डिजेनरेटेड। क्लियर? लेकिन जब इसमें को एनर्जी दी जाती है तो ये थोड़े से उच्च ऊर्जा कक्षक में या हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे। ये हायर एनर्जी लेवल पे चले गए। अब इसको और ऊर्जा यदि हम दें तो ये यहां पर क्या होगा, 2 भागों में स्प्लिट हो जाएगा। ये जो 2 पार्ट है यहां पर तो हो जाएंगे 3 ऑर्बिटल और यहां हो जाएंगे 2 ऑर्बिटल। यह स्प्लिटिंग किसमें है? ये ऑक्टाहाइड्रल है। यहां पर ये 5 डी ऑर्बिटल अभी तक सेम एनर्जी के, लेकिन यहां पर ये 3 एनर्जी के सेम है और ये 2 सेम एनर्जी के। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा ओ कहते हैं। ये लोएस्ट एनर्जी के हैं, ये हाईएस्ट एनर्जी के, तो ये ज्यादा स्थायी होंगे, ये कम स्थायी होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, उसके बाद में यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा। और यदि ये एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले यही पेयरिंग हो जाएगा, और एनर्जी गैप यदि कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहने की कोशिश करेंगे जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सब में ना भरा जाए। वो डिपेंड करता है लिगेंड की प्रकृति पे। तो ये डी ऑर्बिटल, ये एक्साइटेड डी ऑर्बिटल और ये स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल कौन कौन से? A2G और EG। जैसा कि कल हमने बताया था, T का मतलब ट्रिपली डिजेनरेटेड ऑर्बिटल, 2 का मतलब बिटवीन 2 एक्सिस, और G का मतलब जीरा। डी ऑर्बिटल हैविंग जीराडो बिकॉज डी ऑर्बिटल हैविंग या ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री हैविंग सिमेट्री। कैसी होती है सिमेट्री? इस प्रकार से, ये मेटल सेंट्रल लिगेंड
यदि किसी भी भाग से हम काटेंगे या हम इसको स्प्लिट करें या इसको बाइसेक्ट करें तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे और वो दोनों एक दूसरे के एनशोर होंगे। तो इसके अंदर क्या है, सिमेट्री, इसीलिए ये जिराड होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जी टर्म यूज किया गया। तो ये ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे हम। अब विभिन्न जो ज्योमेट्री है उनमें किस प्रकार से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। अष्टफलकीय में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग किस प्रकार से होता है, अष्टफलकीय ज्यामिति। अष्टफलकीय ज्यामिति में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसी होती है, अभी हमने चित्र से हमने एक डायग्राम बनाया था जिसके अंदर ये बनाया गया था ताकि इस प्रकार से एल, ये है डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये एक्सिस है, एक्स वाई जेड। अब हम क्या जानते हैं डी ऑर्बिटल के बारे में, हम दो बातें जानते हैं कि डी ऑर्बिटल दो प्रकार के हैं, तीन डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये बिटवीन द एक्सिस रहते हैं। और दो ऑर्बिटल डी जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये ऑन द एक्सिस रहते हैं, ऑन द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है या लिगेंड माने, ये लिगेंड ये मेटल की तरफ मूवमेंट करे, तो जो लिगेंड एक्सिस पर है उस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जब मेटल की तरफ आएंगे तो एक्सिस से होकर के आएंगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में उसका रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और जो बिटवीन द एक्सिस है उनकी सीध में कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन मेटल के नहीं होंगे, क्योंकि मेटल के ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, बिटवीन द एक्सिस में डी एक्स वाई डी वाई वहां इलेक्ट्रॉन है। तो ऑन द एक्सिस वाले जब आएंगे लिगेंड मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑन द एक्सिस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के कारण ऑन द एक्सिस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है जैसे Eg है, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाती है तो ये कम स्थायी होते हैं, इसीलिए डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल होते हैं वो उच्च ऊर्जा के क्षेत्र में होते हैं। डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स वाई, वाई जेड, डी एक्स जेड, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो बिटवीन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन एक्सिस से होकर क्या है, बिटवीन द एक्सिस लिगेंड नहीं है, लिगेंड की ऑर्बिट बिटवीन द एक्सिस है, तो लिगेंड कहाँ है, एक्सिस के ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन कम से कम होगा, कम से कम होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड अर्थात T2G ये जो ऑर्बिटल है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल के होंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑक्टाहाइड्रल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहाइड्रल की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब हम बात करें टेट्राहाइड्रल की। टेट्राहाइड्रल की यदि हम बात करें तो टेट्राहाइड्रल की एक स्ट्रक्चर हमें पता है कैसी होती है, क्यूब की आकार की होती है। इस प्रकार की एक टेट्राहाइड्रल की स्ट्रक्चर हम बना लें, ये टेट्राहाइड्रल। अब यहां पर क्या होता है कि टेट्राहाइड्रल के अंदर कोई भी ज्योमेट्री नहीं, कोई भी ज्योमेट्री नहीं, तो लिगेंड जो है वो एक्सिस से होकर के नहीं आएंगे। जैसे यहां मेटल है, ये लिगेंड, ये एक्सिस वाई, तो ये यहां पर यदि लिगेंड है, एक लिगेंड यहां है, टेट्राहाइड्रल है, तो जब ये लिगेंड एक्सिस के ऊपर नहीं है तो विदाउट एक्सिस जब आएंगे तो एक्सिस, जैसे यहां पर एक्सिस से होकर आ रहे थे रिपल्शन था, यहां पर एक्सिस से होकर के नहीं आ रहे, ये बिटवीन द एक्सिस से होकर के आ रहे, तो बिटवीन द एक्सिस वाले जो भी ऑर्बिटल होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये रिपल्शन करेंगे, तो बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल जो होंगे वो हायर एनर्जी के हो जाएंगे और ऑन द एक्सिस वाले होंगे वो लोएस्ट एनर्जी के हो जाएंगे।
तो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल T2 और लोएस्ट के E। अब यहाँ पर जी टर्म हम काम में नहीं लेंगे क्योंकि टेट्राहाइड्रल में कोई ज्योमेट्री नहीं है, इसलिए जीराड नहीं है। T2 जो है अर्थात dxy dyz dzx है, ये अधिक ऊर्जा के, और जो E है अर्थात डबली डिजेनरेटेड dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल के। तो ये बात है टेट्राहाइड्रल के लिए। और यदि हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें, स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो टेट्राहाइड्रल की ऑक्टाहाइड्रल में वापस आ जाए कि ये जो जेड एक्सिस के ऊपर जो लिगेंड है, इनकी या तो डिस्टेंस बढ़ा दो या इसकी हटा दो कंप्लीट, इनको हटा दो, यहाँ से हटा दोगे तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमें मिलेगी। अब इसमें एक्सिस से होकर के इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, तो वो तो मान लिया कि हमने हाई एनर्जी के चले जाएंगे क्योंकि रिपल्शन है, लेकिन जो जेड ऑर्बिटल के ऊपर लिगेंड थे वो यहाँ नहीं है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन नहीं होगा। तो जो डी जेड वाले होंगे वो लोएस्ट एनर्जी के हो जाएंगे। किसकी कंपेरेटिव लोएस्ट एनर्जी हो जाएंगे? वो T2G की कंपेरेटिव भी लोएस्ट एनर्जी हो जाएगी। अर्थात DXZ जो है वो DXY DYZ DZX है, तो DZ स्क्वायर जो है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? XZ YZ नीचे चले जाएंगे, Z स्क्वायर इसके ऊपर और उसके ऊपर XY और फिर X स्क्वायर Y स्क्वायर। तो जहाँ भी Z आ रहा है वो लोएस्ट एनर्जी पे चला जाएगा क्योंकि Z यहाँ पर है नहीं। तो स्क्वायर प्लेन की यदि हम बात करें, स्क्वायर प्लेनर की यहाँ की, तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग इस प्रकार से है। ये पांचों डी ऑर्बिटल हैं, ये इस प्रकार से स्प्लिटिंग है। ऑक्टाहाइड्रल में क्या होगा? ऑक्टाहाइड्रल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 ऑर्बिटल, और यहाँ 3 ऑर्बिटल। ये तो ऑक्टाहाइड्रल है, तो ये T2G है, ये EG है। लेकिन एक अपने बात करें स्क्वायर पिरामिडल की, तो स्क्वायर पिरामिडल की बात करेंगे तो यहाँ से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऐसे। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? DZ वाले यहाँ आ जाएंगे, XY वाले ऊपर चले जाएंगे। तो Z वाले नीचे आ जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? XZ और YZ, DXZ DYZ, और यहाँ पे हो जाएंगे DZ स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएंगे एक तो DXY और एक हो जाएंगे ये DX स्क्वायर Y। तो ये इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर की। तो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग क्या समझ में आ गया हमें क्लियरली कि डी ऑर्बिटल जब हम स्प्लिट करेंगे ऑक्टाहाइड्रल में तो T2G और EG में जाएंगे। अब T2G जो ऑर्बिटल है उसके अंदर से हमने अब आगे क्या किया? स्क्वायर प्लेनर में Z जो ऑर्बिटल के लिगेंड है उनको या तो हटा लिया, Z एक्सिस वाले लिगेंड को हटा लिया, या उनकी डिस्टेंस बढ़ा दी। तो उनके बाद में Z वाली एक्सिस से कोई भी लिगेंड नहीं आएगा, तो रिपल्शन भी नहीं होगा तो वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाएंगे। जहाँ भी Z होगा वो लोएस्ट एनर्जी में। तो हमें पता है DXY DYZ DZX, तो XZ और YZ जो बच गए वो दोनों नीचे आ गए। उसके बाद में DXZ स्क्वायर, ये यहाँ गलत हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखा करें। ये DZ स्क्वायर और ये DXY, ये हो गया। Z नीचे आ गया, XY ऊपर चला गया, DX स्क्वायर। जहां भी Z जो है वो तीनों यहाँ पे आ जाएंगे। ये हाईएस्ट एनर्जी लोएस्ट एनर्जी लेवल के होंगे। तो ये वर्गाकार ज्यामिति बनती है इस प्रकार से, और इनके जो नाम है वो EG A1G, इसका नाम EG, इसका नाम A1G, एक B2G और B1G, B2G और ये B1G, ये है। तो ये बातें की हमने स्क्वायर पिरामिडल की। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को प्रभावित करने वाले कि जो कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से पैरामीटर हैं, उसके बारे में बात करेंगे टुमारो। पढ़ते रहें और चैनल के साथ बने रहें। डूंगर कॉलेज का चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करें। सारे विषय के लेक्चर उसमें आपके उपलब्ध हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।